नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज गुलजार साहब की लिखी कहानी, किसकी कहानी। इतना भारी नाम है अन्नू का। तब पता चला जब स्कूल के मैगजीन में उसकी कहानी छपी। अनिल कुमार चट्टोपाध्याय। वो छठी जमात में था। अभी से अफसाना निगार बनने का शौक था उसे। कहानियाँ खूब सोचती थी। मुझे तो हमेशा से यकीन रहा कि शायर या अदीब होना कोई खुदाई देन की बात है, वरना हर कोई शायर ना हो जाता। अन्नू में वो बात थी जो बड़े बड़े फनकारों को पैदाइशी मिलती है। जब गुल्ली डंडा खेल रहे होते तब भी अन्नू सबसे अलग बैठा कॉपी में कुछ लिख रहा होता या सोच रहा होता। मैं ये जानने की हमेशा बेचैनी लगी रहती कि अन्नू के दिमाग में अब क्या चल रहा होगा। कैसे वो खला में एक किरदार पैदा करता है और उसे सामने पड़े कागज पर उतार लेता है। फिर वो चलने फिरने लगता है। अन्नू जहाँ जी चाहता है वो उसे वहाँ भेज देता है। उससे जो चाहे वो करवा लेता है। वो जहाँ जहाँ से वो गुजरता है कहानी का प्लॉट बनता चला जाता है। वाह। सना निगार भी कमाल होते हैं। जिसे चाहे मार दें और जिसे चाहे जिंदगी दे दें। है ना, खुदाई जैसी बात। ये मेरे कॉलेज के ज़माने की बात है। तब अन्नू ने हंस के कहा था। ऐसा नहीं है। मेरे किरदार मनगढ़ंत नहीं है। वो मेरे बस में भी नहीं है। बल्कि मैं उन्हें अपने बस में रखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, ये बात एक अलग है कि मैं उनके बस में रहता हूँ। नू अब बात भी राइटर्स की तरह करता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी कहानी, प्रताप, मिलाप या जंग जब संडे के एडिशन में छपती थी तो मुझे बड़ा फक्र महसूस होता। मैंने अखबार माँ को दिखाया। ये देखो, अन्नू की कहानी अनिल कुमार चट्टोपाध्याय, इसी का नाम है। अच्छा, सुना तो जरा। मैंने कहानी पढ़कर सुनाई माँ को। जब गरीब मोची की कहानी थी, तो सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर गए। अरे, ये तो अपने ही मोहल्ले के भीकू मोची की कहानी है। उसकी माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैंने फौरन अन्नू के अल्फाज दोहरा दिए। उसकी कहानियां मनगढ़ंत नहीं होती माँ। वो किरदार पैदा नहीं करता, बल्कि अपने माहौल से किरदार चुनता है। उसके लिए आंख और कान ही नहीं, सोच और समझ की खिड़कियां भी खुली रखनी पड़ती हैं। माँ बहुत मुतासिर हुई, शायद मेरे जुमलों से जो अन्नू के थे। गली में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। उसके नीचे बैठा करता था भीकू मोची। सारी मोहल्ले की जूतियां उसी के पास आया करती थीं और अन्नू का तो अड्डा था। बड़े चाहे जैसे भी हों मैले कुचैले, एड़ियां खूब चमका के रखता था अन्नू। भीकू अपने बेटे घसीटा को चप्पल के अंगूठे में टाका लगाना सिखा रहा था। मैंने जब भीकू की कहानी उसको सुनाई तो उसका गला रुंध गया। हमारे दुख दर्द आप नहीं समझोगे बेटा। आप लोग नहीं जानोगे हमारी कहानी। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप लोगों के भी अगर समझ में नहीं आएगी हमारी कहानी तो कौन जानेगा। अन्नू का रुतबा उस दिन से मेरे लिए और बढ़ गया। वो सचमुच पैदाइशी अदीब था। कॉलेज खत्म हुआ और मैं दिल्ली छोड़ के बम्बई चला आया। मेरी नौकरी लग गई थी। अन्नू अपने बड़े भाई की बैठक पर उनका हाथ बटाने लगा, जहाँ से वो आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाइयाँ दिया करते थे। किसी सरकारी दफ्तर में नौकर थे वो, लेकिन
सुबह और शाम 2-2 घंटे अपनी बैठक में ये दवा खाना भी चलाते थे। अन्नू के लिए बहुत सी नौकरियों की सिफारिश की, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। एक बार बहन की शादी पर दिल्ली गया तो उनसे मुलाकात हुई। काफ़ी बीमार थे। वो मुझसे कहने लगे, तुम ही कुछ समझाओ अन्नू को, कुछ काम काज करे। ये दुनिया भर की कहानियां लिखने से क्या होगा, तुम खुद सोचो। मैं चुप रहा। वो देर तक सीने की बलगम खाली करते रहे और खुद ही बोले, वो हरामजादी उसका पीछा छोड़ दे तो उसकी मत ठिकाने आ जाए। मैंने अन्नू से पूछा कि वो हरामजादी कौन है। उसने बताया कि अफसाना गिरी। बस उसी को गालियां दिया करते हैं भाई साहब। वो समझते नहीं कि वो जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं और मैं समाजी और रूहानी मरीजों का इलाज करता हूँ। मैं समाज के रिश्ते हुए नासूरों पर अपने अफसानों के फाये रखता हूँ। अंधेरे में भटकते हुए मजलूम इंसानों के लिए चिराग जलाता हूँ। उन्हें अपनी जहनी गुलामी की जंजीरें काटने के हथियार मुहैया कराता हूँ। मेरा जी तो चाहा कि मैं ताली बजा दूँ। वो बहुत देर तक बोलता रहा कि उसने बताया कि पहली किताब छपने के लिए तैयार है। कुल के बड़े बड़े अदीबी रिसालों में उसकी कहानियां छप रही हैं। सर तकाजे आते हैं रिसालों से, लेकिन वो सबके लिए लिख नहीं पाता। वो एक नॉवल भी लिख रहा है लेकिन बैठक से इतना वक्त नहीं मिलता कि वो जल्दी से पूरा कर सके। बड़े भाई बहुत बीमार रहते हैं और उनके 2 बच्चे। बेचारे, उन बच्चों को लेकर भी वो एक कहानी सोच रहा था। उसकी बातचीत में अब बड़े बड़े मुसन्नफ़ों का जिक्र आता था। कुछ नाम मैंने सुने हुए थे, कुछ वो बता देता था। सआदत हसन मंटो, अहमद नदीम कासमी, कृष्णचंद्र राजेंद्र सिंह बेदी के बाद काफफा और सात्र का जिक्र मेरे लिए नया था। बातें मेरे लिए सर के ऊपर से गुजर गईं। पहले वो कहानियों के प्लॉट बताया करता था और अब वो काफफा के सिंबोलिज्म बातें कर रहा था। मुझे लगा कि शायद कहानी कहीं पीछे छूट गई है, लेकिन अनिल कुमार चट्टोपाध्याय ने मुझे समझाया। कहानी सिर्फ प्लॉट के औकात की तफसील और उससे पैदा होने वाले किरदारों के ताल्लुकात का ही नाम नहीं है, बल्कि जहनी हादसात के तस्सरात को। ये बातें मेरे ऊपर से गुजर रही थीं, लेकिन मैं उसके वजन से मुतअस्सिर हुए बगैर ना रह सका। अनिल एक बार मुंबई आया किसी राइटर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। उसके चारों दस्तखत शुदा किताबें मैंने अलमारी से निकाल कर दिखाई। वो किताबों मैं दोस्तों को दिखाने में बड़ा फक्र महसूस करता था। इतने बड़े अदीब की किताबें, और अब वो खुद मेरे यहाँ रह रहा था। मैंने भाई साहब के दोनों बच्चों के अफसाने के बारे में पूछा कि वो लिखा या नहीं लिखा। उसने एक अफसोसजनक खबर दी। भाई साहब गुजर गए और रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी बेवा पर चादर डाल दी। मुझे शादी करनी पड़ी और दोस्त, अब मैं उन दोनों बच्चों का बाप हूँ। रोज रहकर अनिल वापस चला गया। उसके बारे में अक्सर अखबारों में भी पढ़ लिया करता था। जब भी कोई नई किताब छपती तो वो मुझे ज़रूर भेज देता था। बहुत सालों बाद एक बार फिर दिल्ली जाना हुआ। अपनी बीवी को भी ले गया था और उससे कहा था कि अपने राइटर दोस्त से ज़रूर मिलाऊंगा। नई कहानी का सबसे बड़ा मसला हकीकत का बदलता हुआ तस्वुर है। हकीकत सिर्फ वो नहीं जो दिखाई देती है, बल्कि असल हकीकत वो है जो आंख से नज़र नहीं आती। कहानी सिर्फ एक
लॉजिकल रिलेशनशिप का नाम नहीं, बल्कि उस कैफियत का नाम है जो किरदार के सबकॉन्शियस के वाक़े में हो रही है। मैं मुंह खोले चुपचाप सुन रहा था कि अनिल कुछ कहे जा रहा था। पिछले 50 सालों में बड़ी तब्दीली आई है उर्दू में, और ये उर्दू अफसाने तो बहुत बेहतरीन हो चुके हैं। हमारी कहानी ने इन 50 सालों में इतनी तरक्की की है कि हम उसे दुनिया के किसी भी। घसीटा के पाँव से चमकती हुई खिड़ियां आगे करते हुए उसने कहा, इसकी कहानी की बात कर रहे हो भाई साहब? जिनकी कहानी लिखते हो वो तो यहीं पड़े हैं। मैं अपनी बाप की जगह बैठा हुआ हूँ और आप भाई साहब की बैठक चला रहे हो। तरक्की कौन सी कहानी ने कर ली है? ना जाने वो ये क्या कह रहा था। और खेड़ियां देकर घसीटा एक चप्पल के अंगूठे का टाका लगाने में मसरूफ हो गया। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मेरे साथ गुलजार साहब की लिखी कहानी किसकी कहानी। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियाँ सुनने का शौक़ है और आप ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको सुना रहा हूँ अभी गुलजार साहब की कहानियाँ। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक और कहानी के साथ।